और आज की जो क्लास होगी, आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी क्लास 10th के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि कितने 18 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे। सो हेलो एवरीवन, अगर आप लोग क्लास 10th में, तो ये जो क्लास है वेरी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज की इस क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में और जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर, और हम स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न। तो चलिए बात करते हैं कि जो आपका बेरी बेरी जो रोग है, जो आपका बेरी बेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। और जो बेरी बेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, जिसमें आपसे इस प्रश्न से रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से विटामिन B1 की कमी से होता है, कि विटामिन B2 की कमी से होता है, कि विटामिन B3 की कमी से होता है, कि विटामिन B5 की कमी से होता है। तो चलिए अब देखिए, इस प्रश्न से रिलेटेड आपसे कितने 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपको एक अपना राइट आंसर छांटना होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि जो बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप लोग इसका जो राइट आंसर जो होगा टिक कर लीजिएगा। इसका का नंबर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन B1 जो होता है, विटामिन B1 की कमी से जो बेरी बेरी रोग होता है, इसको टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और क्लास पर बने रहिए, क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि जो मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है। जो अब बात करते हैं कि प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है, जिसमें से नंबर का ऑप्शन आपका दिया गया है, टाइलिन पाया जाता है, कि लाइसोजाइम पाया जाता है, कि पेप्सिन पाया जाता है, कि टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों पाए जाते हैं। तो चलिए ये आपका प्रश्न है, जिसमें इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में कौन पाया जाता है, तो आप चलिए इसमें से आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका टाइलिन जो है, टाइलिन आपका सही हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य के लार में कौन पाया जाता है, तो मनुष्य के लार में टाइलिन पाया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ में प्रश्नों को नोट भी करते चलिएगा, और एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट्स बनाकर लिखते जाइएगा। आप चलिए प्रश्न नंबर अब जो प्रश्न नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि जो का हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, कि पाचन में, कि वृद्धि में। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, जो वो महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है, तो चलिए उत्सर्जन में निभाता है, कि पाचन में निभाता है, कि श्वसन में निभाता है, कि वृद्धि में निभाता है। तो चलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गा नंबर सही हो जाएगा। श्वसन, आप लोग इसका राइट आंसर सही कर लीजिएगा, श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। जो मेरा प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। साथ ही साथ में इन प्रश्नों का हम रिवीजन भी आप लोगों को कराते चलेंगे। तो चलिए ग्लाइकोलाइसिस है, चलिए ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया जो होती है, वो संपन्न होती है। अब चलिए ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया जो होती है वो किसमें संपन्न होती है, और चलिए ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया जो होती है वो किसमें संपन्न होती है, जिसमें से ग्लूकोज है, और आपका ग्लाइकोजन है, प्रोटीन्स है, विटामिन है। अब चलिए ग्लाइकोलिसिस। अब चलिए जो प्रश्न है आपका थोड़ा मिस्टेक हुआ है, और आप लोग इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। इस प्रश्न में आप लोग चलिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, सो अब चलिए इस प्रश्न को थोड़ा हमने यहाँ पर मिस्टेक हो गया है इस प्रश्न में।
तो आप लोग पहले इस प्रश्न को थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, चलिए इसको आप इस प्रश्न को पूरा का पूरा काट दीजिए, पूरा का पूरा प्रश्न को काट दीजिए। ये आपका गलत ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर लगा दिए हैं, तो इसका आप लोग राइट आंसर लगा लीजिएगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य को आप लोग सही कर लीजिएगा कि जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा कि जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब चलिए, अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न आएगा उसमें आपसे यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब इसको देखिए कि जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया जो होती है वो किस में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब चलिए, प्रश्न नंबर 3 क्या था मेरे कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वसन में निभाता है। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया था, कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, टायलिन पाया जाता है। इस तरीके से याद रखेंगे। और फिर प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट जो था वो क्या था कि जो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी-बेरी रोग होता है। अब चलिए, अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी-बेरी रोग जो होता है वो आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। अब चलिए, प्रश्न नंबर जो मेरा 5 है, प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। अब चलिए, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस के अंत में, अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस है, जो आपका ग्लाइकोलिसिस है उसकी अंत में, यानी कि कहने का मतलब ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है, अणुओं का लाभ होता है। तो चलिए बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। और इसमें आपसे 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन दिया है 2, और C नंबर दिया 8, और B नंबर दिया 4, और D नंबर दिया 0। तो इसमें आप लोगों को छांटना पड़ेगा कि जो ग्लाइकोलिसिस के अंत में, अब चलिए ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। तो ग्लाइकोलिसिस के अंत में, अब यहाँ पर आप लोग इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। नंबर जो आपका का नंबर जो है आपका इसका सही हो जाएगा, नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब चलिए, प्रश्न नंबर 2 मेरा आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 जो है मेरा वो यह कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा है कि मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठों की जो संख्या जो होती है वो कितनी होती है। अब चलिए, मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, जिसमें आपसे 4, अब चलिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, 3 होती है कि 1 होता है कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए जिसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें से जो आपका राइट आंसर जो होगा वो 4, D नंबर को सही कर लीजिएगा, D नंबर को सही कर लीजिएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 7 है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि जो पल्मोनरी सिरा जो है वो खुलती है। अब जो पल्मोनरी सिरा क्या करती है, पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है, और साथ ही साथ में फिर आगे कह रहा है या रुधिर लाती है। जो पल्मोनरी सिरा जो है वो रुधिर किस में लाती है, ये प्रश्न में पूछा गया। अब जो पल्मोनरी सिरा जो है वो रुधिर किस में लाती है, नंबर A ऑप्शन दिया आपका दाहिने अलिंद में, नंबर A ऑप्शन दिया आपका दाहिने अलिंद में, और नंबर B ऑप्शन दिया आपका बाएं निलय में, और नंबर C ऑप्शन दिया है बाएं अलिंद में, नंबर D ऑप्शन दिया है दाएं निलय में। तो जो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद को आप लोग सही कर लीजिएगा, बाएं अलिंद ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पल्मोनरी सिरा जो है वो खुलती है किसमें, तो पल्मोनरी सिरा जो है आपकी वो बाएं अलिंद में खुलेगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ये होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 को लाते हैं स्क्रीन पर और प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिएगा कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो जो शुद्ध रुधिर को जो होता है, शुद्ध रुधिर जो होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, सिराएं ले जाती हैं,
कि महाशिरा ले जाती हैं, कि दायां नीला ले जाती हैं, कि महाधमनियां ले जाती हैं। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? तो महाधमनी को सही कर लीजिएगा, महाधमनी को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाधमनी को बिल्कुल भी सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 9 है, और प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं कि वही कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो वही कौन सी शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो अभी हमने बात की यहाँ पर पल्मोनरी शिरा, तो अब तक आप जो राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी शिरा हो जाएगा। पल्मोनरी शिरा को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कहा गया है कि जो वह कौन सी शिरा है जिसमें जो शुद्ध रुधिर जो होता है वो प्रवाहित होता है, मतलब वो कौन सी शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, जिसमें आपका दिया है पोर्टल शिरा, पश्च महाशिरा, ग्रीवा। तो ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे, तीनों गलत हो जाएंगे, जिसमें आपका राइट आंसर ए को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए जिसमें हमने निम्न प्रश्नों के बारे में बात की, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन? महाधमनी। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रश्न जो था वो प्रश्न नंबर 7 था कि पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है कहाँ? बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद को याद रखेंगे। फिर हमने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात की थी मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। फिर हमने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात की कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होगा? तो 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। अब चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 की ओर नजर डालते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कि रुधिर के कितने समूह होते हैं? इस बार पूछा गया कि जो रुधिर के जो समूह जो होते हैं वो कितने होते हैं, और रुधिर के समूह आप लोगों को बताना पड़ेगा। और यहाँ पर हम रुधिर के समूह के बारे में बात करेंगे, जिसमें इस प्रश्न से रिलेटेड आपसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन है आपका 6, नंबर बी ऑप्शन है आपका 4, और नंबर सी ऑप्शन है आपका 2, और नंबर डी ऑप्शन है आपका 8। तो चलिए प्रश्न कह रहा है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के जो समूह के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आपका राइट आंसर बी नंबर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर को टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर को टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? जो रक्त का जो लाल रंग जो समझ में आया कि आपका रक्त है, रक्त का लाल रंग जो होता है, आप लोगों ने रक्त का लाल रंग तो देखा ही होगा। और इसी के साथ इसका जो इस पदार्थ के कहने का मतलब किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण यह लाल होता है? तो लाल होता है, तो यह प्रश्न को हर बच्चों को पता होना चाहिए। तो चलिए, और इस प्रश्न का जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका हीम हो जाएगा। हीम हो जाएगा, जिसमें आपका विटामिन सी दिया है, पोटेशियम दिया है, न्यूक्लिक अम्ल दिया है। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, जिसमें से आपका ए नंबर को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं, और प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं कि लसिका में नहीं पाया जाता है। अब लसिका में क्या नहीं पाया जाता है? प्रश्न नंबर 12 है कि लसिका में क्या पाया जाता है? कि लसिका में प्रश्न करें कि लसिका में नहीं पाया जाता, तो लसिका में क्या नहीं पाया जाएगा? लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी, कि श्वेत रुधिर अणु नहीं पाए जाते हैं, कि उत्सर्जी पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, कि लिम्फोसाइट नहीं पाए जाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि लसिका में नहीं पाया जाता है, तो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं जो आपके लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये नहीं पाई जाती हैं। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लसिका में जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये नहीं पाई जाती हैं, इसको सही कर लीजिएगा। और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि पौधों में पत्तियों तक, अब इस बार क्या करें कि पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। जो आपका पौधों में पत्तियों तक जो होते हैं जल और जितने भी खनिज पदार्थ हैं और खनिज लवण हैं वो किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जिसमें आपसे इससे रिलेटेड आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है फ्लोएम, नंबर बी ऑप्शन दिया है मज्जा, नंबर सी ऑप्शन दिया है जाइलम, नंबर डी ऑप्शन दिया है कार्टेक्स। तो कार्टेक्स दिया है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं भी पर भी अगर जल की बात करें तो उसमें हम हमेशा जाइलम को ही सही करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाइलम। जाइलम को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अब प्रश्न नंबर जो मेरा 14 है, 14 प्रश्न नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो जो पादपों में जो जाइलम जो है उत्तरदायी है, पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कहा, जहाँ पर भी अगर जल के बारे में बात हो तो वहाँ पर जल को ही लगाएं, क्योंकि जाइलम उत्तरदायी किसके लिए, जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। मतलब वो जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, पादपों से पत्तियों तक पहुंचाता है, तो उसमें हम जाइलम ही लगाएंगे। तो चलिए अब थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं। पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानित होते जाइलम द्वारा। लसिका में नहीं पाया जाता लालुद्र कणिकाएं, और रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति का कारण होता है, हीम लगा लेंगे, इसका राइट आंसर कर लेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अपना 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 15 को। चलिए प्रश्न नंबर 15 को हम स्क्रीन पर ला चुके हैं और प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा जो भोजन का जो स्थानांतरण जो होता है वो किस रूप में होता है, क्या सुक्रोज के रूप में होता है, कि प्रोटीन के रूप में होता है, कि वसा के रूप में होता है, कि हार्मोन्स के रूप में होता है। तो सुक्रोज के रूप में इसको सही करेंगे, ए नंबर को सही कर लेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर को बिल्कुल भी राइट सही करेंगे कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है, इसको सही कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। अब देखिए यहाँ पर भोजन के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर भोजन के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो जाइलम जो है बिल्कुल भी आपका कैसा हो जाएगा, जाइलम जो है आपका ये गलत हो जाएगा, जाइलम गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जल लिखा होता तो आपका जाइलम सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका भोजन दिया तो आपका फ्लोएम सही होगा। फ्लोएम को सही कर लीजिएगा, ये आपके गलत हो जाएंगे, इनको गलत कर लीजिएगा। और डिक्शन एवं जॉली संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 को बढ़ते हैं कि डिक्शन एवं जॉली जो है ये संबंधित हैं। डिक्शन एवं जॉली जो है ये संबंधित है। क्या ये रसारोहण से संबंधित है, अवशोषण से संबंधित है, परासरण से संबंधित है, या फिर विसरण से संबंधित। तो रसारोहण को सही करेंगे, रसारोहण को टिक कर लेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसारोहण को टिक कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 18 को बढ़ते हैं कि कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, जिसमें आपका संवेदना दिया है, सुरक्षा, उत्सर्जन। तो लैंगिक क्षमता में आपका जो त्वचा का कार्य क्या यह हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन त्वचा का कार्य नहीं है। तो लैंगिक लक्षण जो है यही त्वचा का कार्य नहीं है, इसको सही कर लेंगे। और आज की इस क्लास में हमने 18 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात की, तो इन प्रश्नों का आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए इतना ही।